हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है ए प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज। कि प्रेशर कुकर में कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, क्यों होता है ऐसा। ऑप्शन ए दिया गया है हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, या द हाइयर प्रेशर टेंडराइजेज द फूड। ऑप्शन नंबर सी में है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इज एलिवेटेड। एलिवेटेड मीन्स वी कैन से इंक्रीज्ड, कि कुकर के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज हो गया है। या ऑप्शन डी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इज डिप्रेस्ड और डिक्रीज्ड। सो फ्रेंड्स, कुकर जो है रिड्यूस करेगा कुकिंग टाइम को, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है बेंजोइक एसिड अंडरगोज डाइमराइजेशन इन बेंजीन सॉल्यूशन। ये बेंजीन के सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो जाता है। द वंटो फैक्टर आई इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक्स ऑफ एसिड इज। तो वेंटो फैक्टर आई जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक्स के साथ कैसे रिलेट करेगा वो हमको बताना है। फ्रेंड्स, वी नो दैट benzoic acid is C6H5COOH एंड डाइमराइज होने का मतलब है कि ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल्स मिल करके एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, दैट इज C6H5COOH ट्वाइस की। लेट इनिशियली इसके जो मोल थे वो 1 थे, जो टाइम टी इक्वल टू 0 पर, यानी बिफोर एसोसिएशन इट्स मोल 1, इसके मोल 1 है और इसके मोल 0 है। लेट किसी भी टाइम t1 पर इसमें से अल्फ़ा अमाउंट डिक्रीज हुई तो वहाँ पर α/2 अमाउंट की फॉर्मेशन होगी। वंटो फैक्टर जो होता है आई, वो है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज 1 माइनस अल्फ़ा प्लस α/2 एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज 1। यहाँ से जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कि जो आई की वैल्यू होगी वो 1 माइनस α/2 आ जाएगी। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ए लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम पर है, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल है रेट ऑफ एवापोरेशन के और वेपराइजेशन के। ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल इन 2 फेजेज हैज। तो जो मॉलिक्यूल इन दोनों फेजेज में प्रेजेंट होंगे, दैट इज इन वेपर फेज और इन लिक्विड फेज, उनमें क्या चीज़ इक्वल होगी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इक्वल होंगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी, टोटल एनर्जी दोनों में इक्वल होंगी और काइनेटिक एनर्जी दोनों में इक्वल होंगी। फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में टोटल एनर्जी इक्वल होती है, क्योंकि ना ही तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 में ए सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट 271.94 केल्विन। कि 20 ग्राम वाटर में 1.25 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को डिसोल्व करने से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271.94 केल्विन मिला। अगर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू 1.86 केल्विन पर मोल है तो बताएं कि उस सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ अप्लाई होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। डेल्टा TF जो होता है वो निकलता है TF नोट माइनस TF, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू KFM। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी 273 केल्विन हम ले सकते। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आपको दिया गया है 271.94 इक्वल टू KF की वैल्यू आपको दी गई है 1.86। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो है वेट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 2000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम।
तो हमें सोल्यूट का मास दिया है 1.25 ग्राम, मोलर मास हमें उसका कैलकुलेट करना है इन 2000, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया गया है 20। तो जैसे ही हम यहाँ से इसको सोल्व करते हैं MB को, यहाँ से हमको वैल्यू मिलती है 109.6 ग्राम पर मोल। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 में इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि किस एक्सप्रेशन में या किस तरीके से किस प्रकार के एक्सप्रेशन में जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है। फ्रेंड्स, जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। सो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और अगर किसी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम यूज़ नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर केस में टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, नॉर्मेलिटी में भी, फॉर्मेलिटी में भी। बस मोलरिटी ही ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें हम मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बजाय। सो ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज। जब भी हम किसी एक्वस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? फ्रेंड्स, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी इंक्रीज करती है, जिस वजह से उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करती है। कंसंट्रेशन कौन सी? दैट इज मोलरिटी। जिसमें भी वॉल्यूम आएगा वो डिक्रीज कर जाएगी। सो मोलरिटी इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass of solute in 2000 divided by volume of solution in milliliter। तो जैसा ही हम वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, और वॉल्यूम के इंक्रीज होने से मोलरिटी में डिक्रीज आएगा। सो ऑप्शन बी डिक्रीज इन मोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 7, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन of 5 gram of known electrolyte in 100 gram of water at a particular temperature is 2985 Newton per meter square. The vapor pressure of pure water at that temperature is 3000 Newton per meter square. The molecular weight of solute is 5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को 100 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया तो सॉल्यूशन का प्रेशर हमें 2985 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिला, दैट इज पास्कल कह सकते हैं हम। ठीक है, पास्कल। और वेपर प्रेशर जो प्योर वाटर का है वो आपका उसी टेम्परेचर पर है 3000 पास्कल। हमसे पूछा है द मोलिकुलर वेट क्या होगा सोल्यूट का। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम अप्लाई करेंगे RLVP, तो वहाँ से हमें पता है P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इक्वल टू XB। XB को अगर आप एक्सपेंड करेंगे या दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को एक्सपेंड करेंगे तो XB को हम लिख सकते हैं XB इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इफ अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेस हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की वैल्यू हमें मिलती है NB divided by NA, that is moles of solute divided by moles of solvent। और हम ये बात जानते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होंगे मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो XB की वैल्यू यहाँ से हमें मिली तो हम यहाँ से लिख पाएंगे that is P0 minus PS upon P0 equal to WB by MB divided by WA divided by MA। फ्रेंड्स, सभी वैल्यूज हमें गिवन है। P0 दैट इज प्योर प्रेशर में दिया गया है 3000, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में दिया है 2985 डिवाइडेड बाय प्योर है हमारे पास में 3000, और ये वैल्यू जो दी गई है ये आपकी WB बाई MB। तो यहाँ से मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ उसको। WB वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है 5 ग्राम, उसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है MB डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट आपको दिया गया 100 ग्राम जिसका मास है आपको 18 ग्राम मोलर मास।
तो फ्रेंड जैसे ही हम यहाँ से MB को सोल्व करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी आपकी MB इक्वल टू 180। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस आयरन इज ट्रीटेड विद 500 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल HCl अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर। कि जब एक्सेस आयरन को हम ट्रीट करते हैं 500 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल HCl के साथ में, तो बताइए कितने मोल Fe2 पॉजिटिव आयन फॉर्म होंगे। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन Fe प्लस में 2HCl गिव राइज टू FeCl2 प्लस H2। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल Fe2 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिए। तो पहले हम यहाँ से पता लगा लेते हैं कि HCl के कितने मोल दिए गए हैं। फ्रेंड्स नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, अगर यहाँ से इस मोल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इनटू मोलरिटी डिवाइडेड बाय 1000। वॉल्यूम को मोलरिटी से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दें। फ्रेंड्स मेन पॉइंट ये है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं मोलरिटी की और यहाँ दिया गया है नॉर्मेलिटी। सिंस HCl जो है वो मोनो बेसिक एसिड है, दैट इज इसकी जो एन फैक्टर की वैल्यू है वो 1 है। सो जिस भी सब्सटेंस का एन फैक्टर 1 होता है उसकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों इक्वल्स होती हैं, तो हम नॉर्मेलिटी को मोलरिटी बोल सकते हैं। सो वॉल्यूम आपकी दी गई है 500 ml इंटू मोलरिटी 0.4 डिवाइडेड बाय 1000। सो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 0.2 मोल, यानी हमें सिर्फ 0.2 मोल ही HCl दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो हमें पता चला दैट इज़ 2 मोल HCl जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल Fe2 पॉजिटिव आयन। सो 0.2 मोल कितना प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज 0.1 मोल Fe2 पॉजिटिव आयन। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट मीन्स क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का हमें गिवन है 1.86। देयरफॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर NaCl solution in water is expected to be। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का दिया गया है हमें इतना, यानी सोलवेंट का मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हमें दे दिया। हमसे पूछता है कि इस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। सो फ्रेंड्स वी नो दैट NaCl जब डिकम्पोज होगा तो फॉर्मेशन करेगा Na पॉजिटिव आयन साथ में Cl नेगेटिव आयन की। सो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस प्रोड्यूस करता है उसका I यानी वेंटो फैक्टर उतना ही हो जाता है। तो NaCl के लिए वेंटो फैक्टर 2 है। अगर हम यहाँ से निकालते हैं डेल्टा TF, सो डेल्टा TF की वैल्यू आती है I इंटू KF इंटू M बट इज कंसनट्रेशन। सो यहाँ से हमें डेल्टा TF कैलकुलेट करना है। I हमें 2 मिला है, KF की वैल्यू 1.86 है और कंसनट्रेशन हमें दी गई है 0.1। तो जैसे हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हमें डेल्टा TF की वैल्यू मिलेगी 0.372 डिग्री सेल्सियस, यानी उसके फ्रीजिंग पॉइंट में इतना चेंज आएगा। यानी अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसमें इतना डिप्रेशन आया, तो 0 डिग्री सेल्सियस से इतना डिप्रेशन आने के बाद में अब वो सॉल्यूशन फ्रीज होगा -0.372 डिग्री सेल्सियस पर। सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर आइडियल सॉल्यूशन इज, कि 0.1 मोलर आइडियल सॉल्यूशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या है। फ्रेंड्स आइडियल सॉल्यूशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्योंकि ऐसी केसेस में जो कैलकुलेटेड मास होता है और जो ऑब्जर्व्ड मास होता है वो दोनों सेम आते हैं। सो I = 1 आएगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में an X मोलल सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
एक एक्स मोलल सॉल्यूशन है किसी कंपाउंड का जो बेंजीन में प्रिपेयर किया गया है और उसमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 0.2, द वैल्यू ऑफ एक्स इज नियरली। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी वो कितने मोलल सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन दिया है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की बात करें, सो दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। मोलिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सोलवेंट की क्वांटिटी हमेशा 1000 ग्राम चाहिए है, यानी यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि मास ऑफ सोलवेंट जो है वो हमेशा 1000 ग्राम हम लेकर के चलेंगे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमें दिया है 0.2, मोल्स ऑफ सोल्यूट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे। और मोल्स ऑफ सोलवेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँगा NB, सो आएगा NB नहीं लिखना है हमें, यहाँ से कैलकुलेशन करना है Na की। सो Na इक्वल टू WA बाई MA, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सोलवेंट का जो मास आना चाहिए वो 1000 ग्राम आना चाहिए, और उसका मोलर मास क्या है, बेंजीन में वो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, सो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 78, आपको उसका मोलर मास मिल जाएगा। तो जैसे ही वैल्यूज़ यहाँ हम पुट करते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 78, यहाँ NB की वैल्यू जो भी हम सोल्व करेंगे उतने ही मोल्स 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में प्रेजेंट है, वही उसकी मोलिलिटी होगी। तो यहाँ से आपको जस्ट NB को सोल्व करना है और NB की वैल्यू जो आपको मिलेगी 3.20। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इनमें से किसके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा। फ्रेंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 फैक्टर I। अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, सो आफ्टर डिसोसिएशन इट विल प्रोड्यूस 3 आयंस। जो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है वो आपका एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, Ki हमें 2 प्रोड्यूस करेगा आयन, और सुक्रोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे उसमें डिप्रेशन सबसे ज़्यादा आएगा और उसी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सो 3 आयंस की वजह से एल्यूमिनियम सल्फेट का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्वेश्चन 13, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोलवेंट डिक्रीज बाय 10 mm of Hg व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वाज एडेड टू द सोलवेंट। यानी अगर किसी सोलवेंट में हमने एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया तो उसकी वजह से सोलवेंट का प्रेशर 10 mm of Hg डिक्रीज हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में उस सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.2। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा अगर वेपर प्रेशर में डिक्रीज आया हो 20 mm Hg। फ्रेंड क्वेश्चन अच्छा है, पूछा है कि सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से डिक्रीज जो आया है वेपर प्रेशर में वो 10 mm Hg आया है। अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में 0.2 है तो बताएं सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा अगर वेपर प्रेशर में डिक्रीज आया हो 20 mm Hg। फ्रेंड, रिलेटिव लोअरिंग के फॉर्मूले से हमें पता है दैट इज चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो क्योंकि यहाँ 2 कंडीशन दी हैं, फॉर फर्स्ट कंडीशन हम लिख लेते हैं P01, जो प्योर प्रेशर है वो सेम ही रहेगा क्योंकि सोलवेंट सेम है। XB को लिख लेते हैं XB1। दूसरी सिचुएशन के लिए लिख लेते हैं डेल्टा P2 इज इक्वल टू P0, और दूसरे सिचुएशन के लिख लेते हैं XB2। जैसे ही आप इन दोनों का रेशो लेंगे, सो डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा P2, यहाँ से बनेगा P0 XB1 डिवाइडेड बाय P0 XB2। P0 से अब P0 कैंसिल कर देंगे। पहले चेंजेस कितना आया है 10 mm Hg का, दूसरी बार कितना चेंज आना चाहिए 20 mm Hg का। पहले सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना दिया गया है 0.2,
सो अब दूसरी बार कैलकुलेट करें कि सेकंड कंडीशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो यहाँ से जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे एक्स बी की वैल्यू 0.4 हो जाएगी, एक्स बी इक्वल टू 0.4, यानी जब उसमें 20 mm Hg का चेंज आएगा तब उसमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 होगा। हमसे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है, सोलवेंट का पूछा गया है। तो अगर मैं 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 माइनस 0.4 दैट इज़ 0.6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, if 5% solution of cane sugar is isotonic with 1% solution of substance X। 5% सॉल्यूशन केन शुगर का आइसोटोनिक है 1% सॉल्यूशन किसी सब्सटेंस X का, यानी किसी सब्सटेंस का 1% सॉल्यूशन और केन शुगर का 5% सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। उनसे पूछा है मोलिकुलर वेट क्या होंगे, मोलिकुलर वेट क्या होगा X का। फ्रेंड, जब सॉल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं ऐसे केसेस में उन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेम होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन सेम होती है। क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम मेंशन नहीं किया गया है तो हम एक काम करेंगे, वॉल्यूम को हम सेम मान करके चलेंगे कि वॉल्यूम भी सेम है। और जब वॉल्यूम सेम है तो कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे। तो केन शुगर, ठीक है, केन शुगर के 5% सॉल्यूशन में जितने भी मोल हैं उतने ही मोल उस सब्सटेंस X के 1% सॉल्यूशन में होने चाहिए। सो मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाय मोलर मास। अगर सॉल्यूशन 5% दिया गया है यानी सोल्यूट का जो अमाउंट है वो 5 ग्राम है, ठीक है, और वो केन शुगर दिया गया है जिसका मोलर मास 342 ग्राम होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है C12H22O11, दिस इज केन शुगर। तो जब इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आपको 342 मिलेगा। दैट इज मोल ऑफ केन शुगर इक्वल होने चाहिए मोल ऑफ द सब्सटेंस X। सब्सटेंस X का जो सॉल्यूशन है वो 1% है, यानी सॉल्यूशन में उसकी अमाउंट 1 है और उसका मोलर मास कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ से हमें डायरेक्टली M की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 342 डिवाइडेड बाई 5, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा 68.4। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट। एक एक्वस सॉल्यूशन जो है वो -0.186 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है। हमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट दे रखे हैं। हमसे पूछेगा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। फ्रेंड्स, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M एंड डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। सिंस कंसंट्रेशन जो है वो हमें नहीं दिया गया है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, सो हम कंसिडर करेंगे वो सेम होंगी, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन की बात की है। सो इन दोनों फैक्टर्स को जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ से डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB की वैल्यू हमें मिलेगी KF बाई KB। हमें सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज करता है 0.186 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब है कि अगर इनिशियल प्योर वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और सॉल्यूशन फ्रीज करता है -0.186 डिग्री सेल्सियस पर, सो दोनों में चेंज कितना आया है 0.186 डिग्री सेल्सियस का, यही आपका डेल्टा TF है। तो ये हमें दिया गया है 0.186, डेल्टा TB हमसे पूछा गया है, KF हमको दिया गया है 1.86, KB की वैल्यू भी हमें दी गई है 0.512। जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं यहाँ से डेल्टा TB की वैल्यू आपको मिलेगी 0.0512। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।